Please subscribe and hit the bell icon for more updates. Hello everyone, a very warm welcome to Tulos Education. I'm Dr. Sheetal Puri and this is part 3 of NEET 2020 Biology question answer key and explanation with NCERT markings. जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियोस में भी हाईलाइट करती आई हूँ, एनसीईआरटी मार्किंग की एक्सरसाइज क्यों वैल्यू रखती है। पहली बात, अगर आप नीट फ्यूचर में देने का प्लान कर रहे हैं तो जब आप हाईलाइट करते चल रहे हैं एनसीईआरटी में तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मार्क हो रहे हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क हो रहे हैं, तो आपका अपना एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो रहा है। दूसरी बात, यू हैव अ प्रूफ कि सारे क्वेश्चन भले वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, एनसीईआरटी की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, वी हैव अ प्रूफ इन हैंड, तो प्रूफ हो जाता है कि एनसीईआरटी प्राइम बुक है। ऑलराइट, सो आप अपनी एनसीईआरटी निकाल के बैठिए एंड मार्क करते चलिए, पेपर लीजिए, पेन लीजिए एंड एनसीईआरटी में मार्क करते चलिए। दोनों एनसीईआरटी अपनी निकाल के रखिए 11th एंड 12th की। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं with lots of positivity. Let's get started. Okay, first question क्या है? Meiotic division of secondary oocyte is completed. ये आंसर क्या है इसका? एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम। कब कंप्लीट होगी? ये कहाँ से लिया गया है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लिया गया है, पेज नंबर 51 से। ऑलराइट, सो जो फर्टिलाइजेशन के बारे में पूरा जो पैराग्राफ दिया हुआ है, एक बार हम रन थ्रू कर लेते हैं पैराग्राफ का ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। ओके, सो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के वक्त में क्या होता है, एक स्पर्म इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा, जिसपे हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन कवर किया था। इट इज लेयर ऑफ द ओवम, राइट। सो एंड इंड्यूसेस द चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, राइट। जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा, मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस होंगे ताकि वो ब्लॉक कर पाए कि एक ही जो स्पर्म है वो ओवम के साथ में फ्यूज कर पाए, राइट। सो सिक्रीशंस ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम की सिक्रीशन क्या करती है? हेल्प करती है स्पर्म को एंटर करने के लिए साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम में, राइट। ग्रेट। अब इसी फर्टिलाइजेशन के बाद में इट इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन। ऑलराइट, इसी के बाद में आपकी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी। एक्चुअली सेकेंडरी oocyte और ओवम में कुछ कुछ डिफरेंसेस है। सेकेंडरी oocyte आपका रिलीज होता है ओव्यूलेशन के वक्त में, और ओवम कब बनता है? ओवम बनता है आपकी मियोटिक डिवीजन के बाद, जब कंप्लीट हो जाती है मियोटिक डिवीजन। एंड ये भी यहाँ पे मेंशन है, डोंट वरी। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, एंड जैसे ही डिवीजन कंप्लीट हुई, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ हेप्लॉइड ओवम। यहाँ से ओवम बन गया, राइट। दैट इज वाई आई सेड कि कुछ डिफरेंसेस होते हैं एंड इसको ऊटेड भी कहते हैं। सो अगर किसी दूसरे फॉर्म में रिफ्रेम होके आ जाए तो आप कनेक्ट कर पाएंगे डेफिनेटली। हम यहाँ पे पूरा चैप्टर नहीं समझ रहे, पूरा पैराग्राफ को कंटेक्स्ट देने के लिए मैंने आपको कनेक्ट किया है। पूरी चीज़ हम समझेंगे जब मैं आपको एनसीईआरटी स्टडीज सीरीज शुरू करूँगी, राइट। उससे रिलेटेड वीडियोस में पोस्ट करूँगी, तो वहाँ पे हम पूरी चीज़ समझेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको मार्क कराने का काम कर रही हूँ ताकि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट करते चलें। ऑलराइट, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे। हर बार जो है कॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन तभी होगी जब ओवम और स्पर्म दोनों ट्रांसपोर्ट हो गए एक साथ एक रीजन में, जिसको हम एम्पुलरी रीजन बोल रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसको भी स्टार मार्क करके चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है। राइट, सेकेंड क्वेश्चन, द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन, आंसर इज प्लम। अब ये जो पैराग्राफ है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, पेज नंबर नोट करते चलिए, यहाँ पे मैं पेज नंबर लिख रही हूँ साथ में। ये वाला पैराग्राफ की एक अपनी एक इम्पॉर्टेंस निकल कर आई है इस वाले एग्जाम में, क्योंकि पूरे दो क्वेश्चन इस पैराग्राफ में से फॉर्म हो चुके हैं, जो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया ब्लू कलर में, राइट। इससे पिछले वीडियो में पार्ट 1 में आई थिंक मैंने डिस्कस किया था रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर के बारे में, जिसमें क्या थी? इन्फीरियर ओवरी थी। एक क्वेश्चन तो ये आपका हो गया नीट 2020 से। दूसरा अभी जिसके बारे में पूछा गया है हाफ इन्फीरियर ओवरी, उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखिए, प्लम, रोज एंड पीच, तीनों की तीनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई जो भी एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आपके एनसीईआरटी के बाहर के नहीं आते, तो आप कोशिश कीजिए, डेफिनेटली कीजिए एंड याद रखिए एग्जाम्पल्स जितने भी रिलेटेड हैं ऐसी चीज़ों से, जो भी बोल्ड में हाईलाइटेड है उसके एग्जाम्पल्स आप याद कर रख के चलिए। ऑलराइट, सो वी गॉट अ रेफरेंस कि कहाँ से आई ये क्वेश्चन। ओके, नाउ द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, हम ऑक्सीजनेशन की बात कर रहे हैं, ऑलराइट, कार्बन फिक्सेशन की नहीं। आंसर क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड।
सो नॉर्मल रिएक्शन क्या था, जब RUBP पे CO2 लग रहा था, रिबिस्को की मदद से क्या फॉर्म हो रहा था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बट यहाँ पे तो ऑक्सीजनेशन हो रही है, तो hence RUBP instead of being converted to 2 molecules of PGA it binds with O2 to form 1 molecule of phosphoglycerate, जो कि क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है और उसके साथ में फॉर्म हो रहा है फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है। अगर अब मैं इस ऑप्शन में ऐड कर दूँ कि एक 2 कार्बन कंपाउंड भी फॉर्म हो रहा है तो वो भी आंसर में आ जाएगा, राइट। फिलहाल तो आंसर इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका लिया गया था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से, पेज नंबर 220। Alright, next question is the infectious stage of plasmodium that enters the human body। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, कितनी बार ये नीट में आ चुका है, आई नो कि आपको आंसर आता भी होगा, आपने सही मार्क भी किया है। कहाँ से लिया है ये, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से, राइट। भले तो आप ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम नोट कीजिए जिसपे स्पोरोजाइट को इन्फेक्शियस फॉर्म बताया गया है, मेच्योर इन्फेक्शियस फॉर्म, या तो ये लाइन से कनेक्ट कीजिए, राइट, स्पोरोजॉइट्स को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से बनाई गई है आपको याद रखने के लिए। पिक्चर मेमोरी आ जाए ऑलवेज से, पिक्चर याद रख लिया, उसको थोड़ा सा पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग, ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आपको एक का आंसर भी पता है, एक भी आपने मैच निकाल लिया तो पूरा आप ऑप्शन पकड़ लेंगे। ओके, मुझे यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दे रहा है टाइफॉइड, सल्मोनेला। ऑलराइट, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया ए का 3 तो आंसर आपको वैसे ही मिल गया, राइट। सो टाइफॉइड इज सल्मोनेला, फिलेरियासिस इज वुशरेरिया, निमोनिया इज सल्मोनेला एंड मलेरिया कौन कॉज कर रहा है, प्लास्मोडियम, हमने अभी देखा। ऑलराइट, सल्मोनेला टाइफॉइड कॉज कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, टाइफॉइड फीवर को हम किससे कंफर्म करते हैं, विडाल टेस्ट से। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ये हमने देख लिया, ये जितने भी डिसीजेज है ना, इस पर हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन फॉर्म होता है, तो सारे डिसीज़ को आप नोट करके चलिए। देन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये क्या कॉज करेंगे, निमोनिया कॉज करेंगे। ऑलराइट, सो अब इससे क्या इफेक्ट होता है, इससे एल्वेलाई इफेक्ट होती है। एल्वेलाई इफेक्ट होती है जिसमें इन्फेक्शन की वजह से फ्लूइड भर जाता है, जिससे रेस्पिरेशन में यानी कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। ऑलराइट, अब वुशरेरिया, बैनक्रॉफ्टी एंड मले, ये दोनों क्या कॉज करते हैं, एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस। क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है लिम्फेटिक वेसल्स की और लोअर लिम्स की। ऑलराइट, ओके, नाउ QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स, आंसर क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। आई होप आपने ऑरिकल्स नहीं मार्क किया है, रीपोलराइजेशन सिर्फ टी वेव में आती है, हम इसको समझेंगे अभी। ये है ECG, हम QRS कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, चैप्टर इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, पेज नंबर 286। नाउ आप चाहे तो वीडियो पॉज कर करके भी मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, सर्कल मार्क करिए, स्टार मार्क करिए, नो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आई वांट यू गाइज टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम सच काइंड ऑफ वीडियोस। ऑलराइट, सो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। ऑलराइट, ओके, सो द P वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। सबसे पहले डीपोलराइजेशन होगी एट्रिया की, तभी तो पूरा साइकिल आपका स्टार्ट होगा। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऑलराइट, जो कि आपका P वेव रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद में QRS कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल स्टार्ट हो जाएगी, राइट। ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ना, it starts shortly after Q and marks the beginning of the systole। ये important है, start shortly after Q। Now the T wave represents the return of the ventricles from excited normal state, जिसको हम repolarization कह रहे हैं। T wave आपकी repolarization जो है वो डिपिक्ट कर रही है। Alright, and it marks the end of the systole। Very easy to connect with। Okay, select the correct statement। सबसे पहले तो ये मार्क करके चलते हैं, हम जब टेस्ट सेंटर में होते हैं ना, इतनी एंजाइटी होती है कि हमें दिखता ही नहीं कि करेक्ट मार्क करना है या इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो इसको मार्क करके चलिएगा। करेक्ट मैच होता है, इसमें से क्या है करेक्ट मैच, आंसर इज सिकल सेल एनीमिया। ऑलराइट, हीमोफीलिया जो होता है वो एक्स लिंक्ड होता है। थैलेसीमिया म्यूटेशन की वजह से होता है, म्यूटेंट जीन्स की वजह से जो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, राइट। फिनाइलक्यूटोन्यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, रिसेसिव ट्रेट है। सो आंसर इज ए ऑप्शन ए, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, जो कि ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जब दोनों की दोनों जो हो वो कैरियर हो। क्योंकि किस एलील से सिम्टम्स दिखेंगे आपको, HBS। मैं यहाँ पूरा पैराग्राफ नहीं डिस्कस कर रही हूँ, अगेन मैं से मार्क करा रही हूँ आपको। ऑलराइट, सो
आप इसके अगर हम नेक्स्ट देखें इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, एक और क्वेश्चन हम इससे डिराइव करते हैं जो कि कितनी बार पूछा जा चुका है। डिफेक्ट इज कॉज बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन। जब ग्लूटामिक एसिड वेलिन से रिप्लेस हो जाता है 6 पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन, राइट। अभी सब्सटीट्यूशन की वजह से क्या हुआ है, जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है ना, इट अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, ऑलराइट, और उसकी वजह से इसकी शेप चेंज हो जाती है, सिकल लाइक हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, ऑलराइट। तो ये वाला कॉज जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फॉर्म करता है, इसको स्टार मार्क करके चलते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन से ये क्वेश्चन लिया गया है। नाउ हम बात करेंगे हीमोफीलिया की, जो कि हमने देख लिया ऑलरेडी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। देन फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है जैसे कि ऑप्शन में दिया गया था। अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है, इसका कॉज देखते हैं, इट लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स दी अमीनो एसिड फिनाइल एलानीन इनटू टायरोसिन। अब फिनाइल एलानीन जो है वो कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, वो अक्यूमुलेट होता जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में। अब फिनाइल पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की अक्यूमुलेशन जब ब्रेन में हो जाती है तो उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन जो है वो डेवलप हो जाती है, ऑलराइट। Now, which of the following refer to correct example of organism which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action? Anthropogenic action क्या है, मैन इंटरवेंशन, राइट, मैन की एक्टिविटीज़ की वजह से। अब यही डार्विन फिंचेस ऑफ गैलगापोस आइसलैंड, आप डेफिनेटली किसका एग्जाम्पल है ये, इसमें मैन की कोई इंटरवेंशन नहीं है, ये एग्जाम्पल है अडेप्टिव रेडिएशन का, राइट, अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है ये, राइट। पूरा पैराग्राफ आप अपने एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं। देन इसमें स्टेटमेंट्स कौन सी ट्रू हुई, बी, सी एंड डी। अब हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स जो प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, ओवर यूज़ कर लिया हर्बिसाइड का तो जो वीड्स है वो ही रेजिस्टेंट हो गई। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स प्रोड्यूस हो गए हैं। एंड मैन क्रिएटेड, जहाँ ये शब्द आ गया तो आपको पता है डी तो ऑप्शन है ही नहीं, राइट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ओके। नाउ next question, all right, I think I have not missed anything, yes. So next question is the specific palindromic sequence which is recognized by E. curiae is। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको हम पिक्चर की मदद से भी याद कर रख सकते थे, राइट। अगर आपको वैसे भी याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये डायग्राम देख रहे हैं आप, 197 पे है बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से, ये वाला पूरा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इसी पे हमारा क्वेश्चन आया है, ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसीलोमेट एनिमल्स आर फ्लैट वर्म्स, प्लेटीहेलमिंथिस। कहाँ से इसका आंसर निकालेंगे हम, एनिमल किंगडम का है ये, पेज नंबर 49 पे बहुत अच्छी सी टेबल दे रखी है ये आपको, जिससे आपके सिमेट्री से रिलेटेड, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, सारे सीलम से रिलेटेड इनफैक्ट क्वेश्चंस आपके निकल आएंगे, बहुत अच्छा सा टेबल है ये, ऑलराइट। तो हमें देखना बायलेटरल एंड विदाउट बॉडी कैविटी। देखिए जो फॉल सीलम होता है ना, उसका क्लासिक एग्जांपल हमेशा एस्केलमिंथस है। एस्केलमिंथस में स्यूडो सीलम आना शुरू हो जाता है, तो उसके नीचे के जितने होंगे वो सीलमेट्स होंगे, और पहले के, उससे पहले के जितने होंगे वो ए सीलमेट्स होंगे, और बायलेटरल जितने हैं वो प्लेटीहेलमिंथस हैं, फ्लैट वर्म्स। इससे आपके आंसर सॉल्व हो जाएंगे। तो इस टेबल को भी हम स्टार मार्क करके रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वन मैच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस बार मैच द फॉलोइंग वाले। मुझे सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा है ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस्टा, ऑलराइट। बायोल्यूमिनेसेंस क्या है, टीनोफोरा में होती है, टीनोप्लेना। बुक लंग्स किसका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, स्कॉर्पियन का। एंड ये क्लासिक एग्जाम्पल आता है आपका एकाइनोडर्मेटा से, एस्टेरियास में। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे एक एक का रेफरेंस। ये पूरा जो आपका पैराग्राफ है ये अपने आप में बहुत अच्छा है, राइट। इसको भी मार्क करके रखिए, जितने भी वेक्टर्स है उस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से वेक्टर्स हैं, राइट। एनोफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडीज, ये सारे मस्कीटोज हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट जो हमें अभी पूछा गया क्वेश्चन, ऑलराइट। लिविंग फॉसिल, लिम्युलस, किंग क्रैब, अगेन वन इंपॉर्टेंट, इससे कितनी बार क्वेश्चन आया है। बाकी इनके नाम भी याद रखेंगे, तो इस चैप्टर को आप मार्क करके रखिए फाइलम आर्थ्रोपोडा में से, ऑलराइट। नाउ एकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल लेंगे हम। ऑल दी एडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, लेकिन लार्वे इनका बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, राइट। इसके आप एग्जाम्पल याद रखिए, तभी आप कोरिलेट कर पाएंगे अगर कोई नाम से आ जाता है कनेक्ट करने के लिए। जैसे इस यहाँ पे आया एस्टेरिया स्टारफिश, जिनके पास ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, राइट। एकाइनस सी अर्चिन, ये सारे के सारे देखिए एग्जाम्पल से घबराइए मत, हम ट्रिक्स भी सीखेंगे कैसे याद रखना है एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एनिमल किंगडम, ऑलराइट, ओके।
बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, जब वो लाइट इमिट करता है, इट इज़ वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। ऑलराइट, जो कि हमारा एग्जाम्पल है टीनोप्लेना। Okay. Now next question, which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids and eukaryotic cells? क्या है एग्जाम्पल? Golgi bodies, very well evident। ये पूरा पैराग्राफ है आपका जिससे आप आंसर डिराइव कर सकते हैं, गोल्गी apparatus का फंक्शन समझ सकते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, पेज नंबर नोट कीजिए। गोल्गी apparatus प्रिंसिपली क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? पैकेजिंग का काम कर रहा है, प्रोटीन्स की पैकेजिंग का काम कर रहा है, जिनको हमें कहाँ पे डिलीवर करना है, या तो सेल के अंदर जहाँ पे टारगेट है उनका, या सेल के आउटसाइड पे, राइट। Materials to be packed in the form of vesicles from the ER, endoplasmic reticulum, they fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. This explain why the Golgi apparatus जो हमेशा endoplasmic reticulum के close contact में रहता है, क्योंकि इसको पहले पैक करना है प्रोटीन्स को, राइट। तो उसके बाद में मटेरियल्स को पैक करना है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्ने ऑफ द गोल्गी apparatus, राइट, बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज। सिस्टर्ने के अंदर ही मॉडिफाई कर दिया जाएगा। कैसे मॉडिफाई किया जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स का सिंथेसिस करके, ऑलराइट, जो कि हमारा क्वेश्चन है। ओके, पूरा एक्सप्लेनेशन डोंट वरी, हम इस इंडिविजुअल चैप्टर को जब देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वहाँ पे अच्छे से समझेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। फ्लोटिंग रिब्स, मुझे जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है, डू नॉट कनेक्ट विथ स्टर्नम, इसीलिए इसको फ्लोटिंग बोलते हैं। तो ए का 4 जहाँ पे आपको दिख गया, वहाँ से आपका आंसर डिराइव हो गया फटाफट से। ऑलराइट, अब बाकी सारी चीज़ें भी हम देखेंगे अच्छे से। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे हम रिब्स से। सो पूरा एक बार रन थ्रू कर लेते हैं। 8, 9 एंड 10 पेयर ऑफ रिब्स, ये आर्टिकुलेट डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करती है स्टर्नम के बाद, लेकिन हाईली कार्टिलेज से कनेक्टेड होती हैं, राइट। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब। और फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है? लास्ट 2 पेयर्स जो है 11th एंड 12th के, ये कनेक्टेड नहीं होती वेंट्रली, आगे से कनेक्टेड नहीं होती है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, राइट। ओके, तो हमें इसका आंसर मिल गया, दे डू नॉट कनेक्ट विथ स्टर्नम, वेंट्रली कनेक्टेड ही नहीं है। ओके, नाउ ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट से लिया गया है आपका। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल क्या है? जो अपर लिम्स पे प्रेजेंट है, आर्टिकुलेशन ऑफ अपर लिम्स कर रहा है। पेल्विक गर्डल जो है वो क्या कर रहा है? लोअर लिम्स की आर्टिकुलेशन कर रहा है विद द एक्सियल स्केलेटन, ऑलराइट। ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 halves. Each half of pectoral girdle consists of a clavicle and a scapula. स्केप्यूला क्या है? ऑलराइट, ये बहुत अच्छी सी एनिमेशन देखिए, ये फ्लैट बोन दिख रही है आपको पीछे की तरफ, राइट। द रेड वन, ये रेड वन भी मैं आपको समझाने वाली, डोंट वरी। ये फ्लैट बोन, ये जो फ्लैट बोन दिख रही है आपको पीछे की तरफ, ये क्या है? ये स्कैपुला है। स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स। और ये कहाँ प्रेजेंट है? जिसपे हमारा क्वेश्चन भी है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द 2nd एंड द 7th रिब। दिस इज हाउ यू फ्रेम क्वेश्चंस एनसीईआरटी के थ्रू। एनसीईआरटी अपने आप में बहुत होलसम है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है। एनसीईआरटी से ही आप क्वेश्चन डिराइव कर लीजिए और उनके आंसर भी डिराइव कर लीजिए, ऑलराइट। तो 2nd एंड 7th रिब के बीच में लोकेटेड है द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, ये पीछे की तरफ इसे रेड कलर का पोर्शन अटैच्ड है, राइट। सो दिस डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्केपुला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन, राइट, जो एक रिज की तरह दिख रहा है ना हमें ऐसे। सो ये जो रिज आ रही है आपकी, रिज आ रही है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम एक्रोमियन बोल रहे हैं, इससे कॉलर बोन अटैच है, ऑलराइट। सो बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी जिससे क्या आर्टिकुलेट कर रहा है? हेड ऑफ ह्यूमरस, एंड इट इज फॉर्मिंग द शोल्डर जॉइंट, राइट। ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन एंड विथ 2 कर्वेचर्स, राइट। क्लेविकल बोन हमें पता है कैसी दिखती है, कॉलर बोन जिसको हम देखते हैं, इसके बारे में फर्दर डिस्कशन नहीं करेंगे अभी, ऑलराइट, बिकॉज वी आर जस्ट सिंपली लुकिंग एट मैच द फॉलोइंग, जहाँ से हमने आंसर डिराइव करने हैं। तो पूरा आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया है, ऑलराइट। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। क्या होता है? इनहेलेशन जब करनी होती है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, लाइक ये डायफ्राम है डोम शेप, ये नीचे आएगा, फ्लैट होगा, राइट। तो क्या होता है? थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर
जो है वो कम हो जाता है। तो प्रेशर इंक्रीज तो डेफिनेटली नहीं होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर, पल्मोनरी वॉल्यूम तो इंक्रीज होनी चाहिए, तो ये दोनों तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। ऑलराइट, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके साथ में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसकी जो मैंने वीडियोस पोस्ट की हैं ब्रीथिंग वाले चैप्टर से, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा आपको पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अगर आपको डाउट है कि ये आंसर कैसे फॉर्म हुआ है तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को जाके रेफर कीजिए। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? करेक्ट आंसर क्या है? वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, आप देख भी रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से हमने डिसाइड फॉर्म किया है। ग्लूनान इज बॉन्डेड विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थाइमिन। ऑलराइट, तो यहीं से डिराइव हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। बहुत ही वैसे सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉट एट ऑल एक्सप्लेनेशन नीडेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। डिसअप्रूव किसने किया था? आंसर क्या है? कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने इसको डिसअप्रूव किया था। ये वाला पैराग्राफ है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, चैप्टर 7 एवोल्यूशन से लिया गया है। पेज नंबर आप नोट कर सकते हैं। देखिए, डिसअप्रूव किसने किया था ये? दिस प्रपोजल वॉज डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म बाय कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। एंड प्रपोज किसने किया था? अर्न्स्ट हैकेल ने प्रपोज किया था। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम? राइट, फ्रॉम द ग्रेफिन फॉलिकल। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बट एक बात बताऊँ, आप इसको डायग्राम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इसका आंसर है। एंड देखिए, ये वाला जो डायग्राम है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पेज नंबर 50, आप अगर ये देख रहे हैं तो ओव्यूलेशन के वक्त में क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन के वक्त में प्रोजेस्टेरॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ईस्ट्रोजन राइज हो रहा है। यही हमारा आंसर है। ओके, यहाँ पे पूरा ये दे रखा है। देखिए, LH सर्ज, अगर LH सर्ज यहाँ पे एक ऑप्शन होता कि हाई लेवल ऑफ LH, राइट, तो भी वो आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ LH दिया हुआ है लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, इसलिए रिलेट किससे करता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन से, जो हमने अभी देख भी लिया है। Now next question, snow blindness in Antarctic region is due to? Answer is inflammation of cornea due to high dose of UVB radiation. All right. So this is from environmental issues, पेज नंबर आप नोट कर सकते हैं। Now अब एक बार रन थ्रू करते हैं। ऑल्दो ओजोन डिप्लीशन इज अकरिंग वाइडली इन स्ट्रेटोस्फीयर, ये डिप्लीशन पर्टिकुलरली मार्क्ड है अंटार्कटिक रीजन पे, जिस पे हमारा क्वेश्चन बेस्ड है। तो दिस हैज रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज एरिया ऑफ थिन्ड ओजोन लेयर, जिसको हम ओजोन होल बोलते हैं। तो यूवी रेडिएशन जो है ना, शॉर्टर देन यूवीबी, दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली अब्सॉर्ब बाय अर्थ एटमॉस्फेयर गिवन दैट द ओजोन लेयर इज इंटैक्ट। बट यूवीबी जो है वो डैमेज करती है डीएनए को और म्यूटेशन कॉज कराती है। इट कॉजेज एजिंग ऑफ स्किन, डैमेज ऑफ स्किन सेल्स एंड वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर्स। राइट, तो क्या क्या कॉज करा सकती है, इसको एक बार ध्यान में रख के चलेंगे। इन ह्यूमन आई, कॉर्निया अब्सॉर्ब्स यूवीबी रेडिएशन एंड अ हाई डोज ऑफ यूवीबी, इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, जिसको हम स्नो ब्लाइंडनेस बोल रहे हैं। राइट, और ये किधर से आई है? ओजोन होल की वजह से आई है अंटार्कटिक रीजन में। ऑलराइट, सो वेरी वेल क्लियर, कनेक्ट कर पा रहे हैं? लाइक करना मत भूलिए, आपके लाइक्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, एटीपी का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस? आंसर क्या है? कीटोन यूरिया एंड ग्लाइकोस यूरिया। कीटोन यूरिया क्या है? यूरिया में जब कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है और ग्लूकोज प्रेजेंट है। ऑलराइट, अब क्यों ये प्रेजेंट हो रहा है डायबिटीज मेलाइटस में? कीटोन बॉडीज क्यों प्रेजेंट है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, डोंट वरी। ये है पैनक्रियास वाला जो आपका टॉपिक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर। इंसुलिन डेफिनेटली एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है ग्लूकोज के रेगुलेशन में, होम्योस्टेसिस में। इंसुलिन कहाँ एक्ट कर रहा है? मेनली हिपाटोसाइट्स पे और एडिपोसाइट्स पे, लिवर के सेल पे और एडिपोसाइट्स पे, और इन्हांस कर रहा है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को रेगुलेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, और ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा रहा है, यूटिलाइजेशन को बढ़ा रहा है बाय दी सेल्स। तो एज अ रिजल्ट देयर इज रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू दी हिपाटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। राइट, तो जब इंसुलिन की बराबर मात्रा होती है ब्लड में, तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो लिवर सेल्स में और एडिपोसाइट्स में मूव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाते हैं, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। नाउ इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट्स कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। राइट, ग्लाइकोजन बनाने को हम क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ऑलराइट, ग्लाइकोजेनेसिस इन द टारगेट सेल्स।
तो ग्लूकोज होम्योस्टैसिस 2 हार्मोन कंट्रोल करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। यहाँ पे सिर्फ हमने इंसुलिन को हाईलाइट किया है ऑलरेडी बिकॉज क्वेश्चन हमें उससे कनेक्ट करना है। नो, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया इट लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर जिसको हम डायबिटीज मेलाइटस बोल रहे हैं। ऑलराइट, अब विच इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड ऑल्सो हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन बॉडीज। अब कीटोन बॉडीज क्यों बन रही हैं? कीटोन बॉडीज आपकी इसलिए बन रही हैं क्योंकि आपका ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, इंसुलिन की जो मात्रा है वो पर्याप्त नहीं है। तो इंसुलिन की ना होने की वजह से क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो है सेल्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा है। तो बॉडी के पास और कोई चारा नहीं है, वो फैट को तोड़ती है और फैट को तोड़ने की वजह से कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती है और यूरिन में जो है डिटेक्ट होती है जिसको हम कीटोन यूरिया बोलते हैं। ऑलराइट, वेरी वेल क्लियर। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस? डायूरेसिस क्या है? डायूरेसिस इज प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज यूरिन, राइट, इंक्रीज यूरिनेशन विद डाइल्यूटेड यूरिन, प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन और इंक्रीज यूरिनेशन यू कैन से। तो इसको प्रिवेंट करना है हमें, इसको रोकना है। तो कैसे रोकेंगे? बहुत लॉजिकल सा आंसर है। देखिए, अगर हमने वाटर और सोडियम दोनों रीअब्जॉर्ब करा लिए एल्डोस्टेरॉन की वजह से तो डायूरेसिस जो है वो रुक जाएगा। लेकिन और ऑप्शंस क्यों गलत है? एक तरीके से कंफ्यूजन आपको हो सकती थी, मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, लेकिन यहाँ पे जो ये अंडर सिक्रीशन आ गया ना, यही गलत है। एडीएच तो क्या करता है? एडीएच तो जो है ना वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, तो डायूरेसिस को रोकने का काम करता है, लेकिन अंडर सिक्रीशन मेंशन कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। बाकी हम कैसे इसको कनेक्ट करेंगे? ये चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन देयर एलिमिनेशन, राइट, पेज नंबर देख सकते हैं, जहाँ हम बात कर रहे हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस की, जो कि एक बहुत रेगुलेटरी रोल निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी रोल। तो जब भी ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल होता है, राइट, जब भी आपका फॉल इन द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इट कैन एक्टिवेट दी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, उसकी वजह से रेनिन सिक्रीट होता है। रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में एंड देन एंजियोटेंसिन 2 में। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या है? ये बहुत पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर है। ऑलराइट, तो ये क्या बढ़ा देता है? जीएफआर बढ़ा देता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन 2 हम जिसको यहाँ पे मेनली रिलेट करें ना, एल्डोस्टेरॉन, एंजियोटेंसिन 2 ये हमेशा एक्टिवेट करेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स को, क्या रिलीज कराने के लिए? एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है? वाटर और सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा रहा है, इसलिए बहुत डाइल्यूटेड यूरिन और इंक्रीज यूरिनेशन ये नहीं होने देगा। ऑलराइट, सो अब हम एएनएफ की जब बात कर रहे हैं, एएनएफ क्या करता है? ये वेजो डायलेशन करता है और जितना हमने ये जो पढ़ा है ना रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ये उसको अपोज करता है, राइट, इट एक्ट्स एज अ चेक ऑन दी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, क्योंकि क्या करना है? इसको वेजो डायलेशन करानी है। ऑलराइट, तो डेफिनेटली ये आंसर नहीं हो सकता। नाउ अब हमने ये पढ़ा एडीएच का जो हमने पढ़ा, ADH can also affect the kidney function, right? ADH facilitates water reabsorption from the later parts of tubule, right? हमने already ये option rule out कर दिया था. Okay? I hope you have really liked the explanation I've given you from NCERT. So do not forget to like, share and subscribe. Till then, stay safe, stay happy and goodbye.